हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपका कोड PHDC 106। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू हैं तो आपको पता नहीं होगा, और आप पुराने हैं तो आपको पता होगा कि मेरे सजेस्टेड क्वेश्चन आते हैं। सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, और 1-2 मिनट देखने के बाद आपको लाइक भी करना है। कंप्लीट वीडियो देखना है 25 से 30 मिनट, यानी 20-25 या 30 मिनट तक का आपका वीडियो होता है। सो ये इसी के मतलब अंदर में कवर हो जाता है, और 30 मिनट का वीडियो आप देख कर जाएंगे एग्जाम देने के लिए, अच्छा एग्जाम जाएगा। और लास्ट में आपको ये प्रॉमिस करके आपको पूरा वीडियो देखना है कि लास्ट में आपको PDF डाउनलोड करना है। PDF फ्री में आपको देता हूँ, तो ये PDF लास्ट में ही डाउनलोड करना। अब एक पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, और न्यू हो जो भी स्टूडेंट्स तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका है BHDC 106। आपका जो टाइटल है कोड का, भारतीय काव्य धारा, हिंदी है आपका। तो ये आपका टाइटल है भारतीय काव्य शास्त्र, धारा नहीं काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र ये आपका टाइटल है, याद रखना। चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मोस्ट क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है, आपको पता है, और दिल से आपको समझना है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि ये आप दिसंबर 25 वाले स्टूडेंट्स एंड जून 26 वाले स्टूडेंट्स को देखते हुए मैं ये करवा रहा हूं आपको। पहला प्रश्न है स्टूडेंट आपका, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों का क्या करना है, परिचय देना है। तो आपको मैंने ऐसे लैंग्वेज में लिख कर दिया, ऐसे लैंग्वेज से बना दिया है जिसे आप पढ़ते हुए समझ सकते हैं। सो आपको ध्यान से सुनना है और समझते जाना है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के सौंदर्य और प्रभाव को समझाने के लिए विभिन्न संप्रदाय विकसित हुए। स्टूडेंट्स, और एक बार बताओ, आपका एग्जाम ये 100 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन जो है कि 20 मार्क्स के होंगे, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन को 5 पेज में आपको लिखने होंगे। कितने पेज में? 5 पेज में। सो यह बात का ध्यान देना। वैसे आप छोटे छोटे लिखते हैं तो 4 पेज में भी लिखेंगे चलेगा। फिर से समझिए, भारतीय काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के सौंदर्य और प्रभाव को समझाने के लिए विभिन्न संप्रदाय क्या हुए थे, विकसित हुए। इन संप्रदायों का जो उद्देश्य है वो क्या है, यह बताना है कि काव्य का मूल तत्व क्या है। काव्य जो है, इस काव्य का मूल तत्व क्या है, और यह पाठक को कैसे प्रभावित करता है। काव्य एक कविता होता है, कविता की तरह होता है, समझ लो। तो ये कविता जो है कि लोगों को कैसे, क्योंकि कविता इस टाइप से बनाया जाता है जो पढ़ते पढ़ते मजा आ जाता है ना। तो इस तरह से जो पाठक होते हैं उसे पढ़कर खुश हो जाते हैं। क्योंकि प्रमुख संप्रदायों में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और विक्रोक्ति संप्रदाय माने जाते हैं। रस संप्रदाय में रस को काव्य की क्या आत्मा कहा गया है। अलंकार संप्रदाय के अनुसार अलंकारों से काव्य सुंदर बनता है। अलंकारों का यूज करने से स्टूडेंट जो भी कविताएं या काव्य जो भी बनाना पड़ता है वो क्या बनता है, बहुत ही सुंदर बनता है। रीति संप्रदाय भाषा शैली और गुणों पर क्या करती है, बल देती है। और देखिए स्टूडेंट, ध्वनि संप्रदाय में व्यंजना शक्ति को काव्य का प्राण माना गया है, जबकि वक्रोक्ति संप्रदाय कथन की विशेष और कलात्मक शैली को महत्व देता है। इन सभी संप्रदायों ने मिलकर भारतीय काव्य शास्त्र को विविध, समृद्ध और गहन क्या किया, बनाया है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रमुख आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण संबंधी मतों पर क्या करना है, विचार कीजिए। काव्य लक्षण वह तत्व है जिसके आधार पर काव्य की पहचान की जाती है। भारतीय काव्य शास्त्र में विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से काव्य का लक्षण निर्धारित किया है। आचार्य भामह ने, आचार्य कौन, भामह, नाम रखना याद। आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य का मुख्य लक्षण माना और कहा कि अलंकार के बिना काव्य नीरस होता है, मतलब काव्य में जान नहीं आती। एंड दंडी ने गुण और अलंकार दोनों को महत्व दिया। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा बताया। तो सबने अपने अपने तरह से इसने किया। एंड आनंद वर्धन ने ध्वनि को काव्य का प्रमुख तत्व माना, और अभिनव गुप्त ने रस को काव्य का प्राण कहा। इन सभी मतों से स्पष्ट होता है कि काव्य का सौंदर्य किसी एक तत्व पर आधारित नहीं, बल्कि विभिन्न तत्वों के समन्वय से ही श्रेष्ठ काव्य की रचना होती है।
रस चिंतन की परंपरा पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। इस रस चिंतन भारतीय काव्य शास्त्र की केंद्रीय परंपरा है। इसकी शुरुआत भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से मानी जाती है, जिसमें रस को काव्य और नाट्य का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आगे चलकर आचार्य भट्टनायक ने रस को मानसिक अनुभूति के रूप में समझाया और रसास्वादन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको नेक्स्ट बताया है, अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की। उनके अनुसार रस सहृदय के हृदय में उत्पन्न होने वाला आनंद है। इस प्रकार रस चिंतन केवल काव्य तक सीमित न रहकर मानव अनुभूति और सौंदर्य बोध का सिद्धांत बन गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, आधुनिक काल में भारतीय काव्य शास्त्र के विकास को क्या कीजिए, रेखांकित कीजिए। आधुनिक काल जो अभी का काल है, ठीक है, तो इस समय में जो भारतीय काव्य शास्त्र है उन पर क्या विकास देखने को आपको मिलता है। देखिए ध्यान से, आधुनिक काल में भारतीय काव्य शास्त्र का विकास परंपरा और आधुनिकता के समन्वय के रूप में हुआ। इस काल में प्राचीन सिद्धांतों की नई व्याख्या की गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य को लोक मंगल से जोड़ा और रस को जीवन से संबंधित माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय परंपरा को आधुनिक चेतना से जोड़ा। इस दौर में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास का प्रभाव भी काव्य शास्त्र पर पड़ा। इससे भारतीय काव्य शास्त्र अधिक व्यवहारिक, व्यापक और जीवन से जुड़ा बन सका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, रस निष्पत्ति संबंधी विभिन्न व्याख्याओं की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो रस निष्पत्ति का अर्थ है रस की उत्पत्ति की प्रक्रिया। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। भट्टनायक ने भावकत्व और भोजकत्व की अवधारणा दी। उसके अनुसार काव्य भावों को सामान्य बनाकर रस का आस्वादन संभव करता है। अभिनव गुप्त ने इस रस को सहृदय की आंतरिक अनुभूति बताया। उनके अनुसार रस की निष्पत्ति पाठक या दर्शक के हृदय में होती है। इस प्रकार रस निष्पत्ति को मानसिक और सौंदर्यात्मक प्रक्रिया माना गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, अलंकार संप्रदाय के विकास की क्या कीजिए, चर्चा। तो देखिए ध्यान से, अलंकार संप्रदाय भारतीय काव्य शास्त्र का एक प्राचीन और प्रभावशाली संप्रदाय है। इसका विकास काव्य की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के उद्देश्य से हुआ। इस संप्रदाय में काव्य को सुंदर और प्रभावी बनाने वाले अलंकारों को विशेष महत्व दिया गया। आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व बताया। दंडी ने अलंकारों के साथ साथ गुणों को भी महत्व दिया और काव्य की संरचना को अधिक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। आगे चलकर उद्धट, रुद्रट और मम्मट जैसे आचार्यों ने अलंकारों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया। ध्वनि और रस सिद्धांतों के विकास के बाद अलंकार संप्रदाय का महत्व कुछ कम हुआ, फिर भी काव्य की भाषा और सौंदर्य को समझने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, काव्य हेतु संबंधी विभिन्न आचार्यों के मतों का उल्लेख कीजिए। किसके हेतु, काव्य हेतु संबंधी विभिन्न आचार्यों के मतों का क्या करना, उल्लेख करना है। आंसर है, काव्य हेतु से आशय उन कारणों से है जिनसे कवि काव्य की रचना करता है। भारतीय काव्य शास्त्र में विभिन्न आचार्यों ने काव्य रचना के उद्देश्यों पर अपने अपने विचार क्या किए, प्रस्तुत किए हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य का प्रमुख हेतु रस की अनुभूति कराना है। भामा ने काव्य को यश प्राप्ति का साधन माना। दंडी ने आनंद और यश दोनों को काव्य का उद्देश्य बताया।
मम्मट ने काव्य हेतु को यश, अर्थ और आनंद से जोड़ा। आधुनिक आचार्यों ने काव्य को सामाजिक चेतना और लोक मंगल से संबंधित माना। इन मतों से स्पष्ट होता है कि काव्य का उद्देश्य समय और समाज के अनुसार बदलता रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट 8 है, वक्रोक्ति सिद्धांत की मूल स्थापना। वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना आचार्य कुंतक ने की। इस सिद्धांत के अनुसार काव्य की आत्मा वक्रोक्ति अर्थात विशेष और कलात्मक कथन शैली में निहित होती है। कुंतक ने कहा कि साधारण भाषा और काव्य भाषा में अंतर वक्रता के कारण होता है। वक्रोक्ति के बिना कथन सामान्य रह जाता है और काव्यात्मक प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। इस सिद्धांत में शब्द और अर्थ दोनों स्तर पर वक्रता को महत्व दिया गया है। वक्रोक्ति सिद्धांत ने काव्य की अभिव्यक्ति को नए दृष्टिकोण से समझने में सहायता की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रोक्ति के अर्थ और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। वक्रोक्ति का अर्थ है कथन की ऐसी शैली जो सामान्य रूप से भिन्न और सौंदर्यपूर्ण हो। यह काव्य भाषा को प्रभावशाली क्या करती है, बनाती है। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति शब्द वाक्य और अर्थ के स्तर पर हो सकती है। यह काव्य में नवीनता और आकर्षण उत्पन्न करती है। वक्रोक्ति का स्वरूप काव्य को साधारण कथन से अलग करता है और पाठक में सौंदर्य बोध जागृत करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भामा से पूर्व अलंकार चिंतन पर अपने विचार क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो भामा से पूर्व भी अलंकारों का प्रयोग काव्य में होता था, लेकिन उसका व्यवस्थित शास्त्रीय विवेचन नहीं हुआ था। भारत मुनि के नाट्यशास्त्र में कुछ अलंकारों के संकेत मिलते हैं। काव्य में सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग सहज रूप से किया जाता था। भामा ने पहली बार अलंकारों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। इससे पूर्व का अलंकार चिंतन बिखरा हुआ था, जिससे भामा ने शास्त्रीय का आधार प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिभा, स्वरूप एवं प्रकार की विवेचना कीजिए। प्रतिभा भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य रचना की मूल शक्ति मानी गई है। प्रतिभा से तात्पर्य उस आंतरिक क्षमता से है जिसके द्वारा कवि नए, सुंदर और प्रभावशाली भावों की अभिव्यक्ति करता है। बिना प्रतिभा के काव्य रचना संभव नहीं मानी जाती। आचार्यों के अनुसार प्रतिभा सहज और जन्मजात होती है, पर अभ्यास से उसका विकास किया जा सकता है। मम्मट ने प्रतिभा को काव्य रचना का आवश्यक कारण बताया। उनके अनुसार शास्त्र, ज्ञान और अभ्यास प्रतिभा को दिशा देते हैं, लेकिन मूल प्रेरणा प्रतिभा से आती है। प्रतिभा के दो प्रमुख प्रकार माने गए हैं, सहज प्रतिभा और व्युत्पन्न प्रतिभा। सहज प्रतिभा जन्मजात होती है, जबकि व्युत्पन्न प्रतिभा अध्ययन और अभ्यास से विकसित होती है। इस प्रकार प्रतिभा काव्य सृजन की आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीति शब्द का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए आचार्य वामन के रीति संबंधी विचारों का विवेचन कीजिए। रीति का अर्थ है काव्य की विशिष्ट भाषा शैली। यह शब्द चयन, वाक्य विन्यास और गुणों के समन्वय से बनती है। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा बताया। उनके अनुसार गुणों से युक्त पद रचना ही रीति कहलाती है। उन्होंने वैदर्भी, गौरी और पांचाली 3 रीतियों का उल्लेख किया। वामन के मत में बिना उपयुक्त रीति के काव्य प्रभावशाली नहीं बन सकता। इस प्रकार रीति काव्य की सौंदर्यात्मक संरचना को स्पष्ट करती है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, छंद के प्रकार। इस पर टिप्पणी देने के लिए आ सकता है। तो छंद काव्य की लय और संरचना संबंधी तत्व है। यह काव्य को संगीतात्मक और प्रवाह प्रदान करता है। छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। वर्णिक छंद वर्णों की संख्या पर आधारित होते हैं। मात्रिक छंद मात्राओं पर आधारित होते हैं, जबकि मुक्त छंद निश्चित बंधन से नहीं होता। मुक्त छंद में निश्चित बंधन नहीं होता। छंद काव्य को स्मरणीय और प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी साहित्य में काव्य प्रयोजन संबंधी विभिन्न विचारकों के मत पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य में काव्य प्रयोजन को लेकर विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रारंभिक काल में काव्य का उद्देश्य मुख्यतः भक्ति, धर्म और आध्यात्मिक अनुभूति से जुड़ा हुआ था। संत और भक्त कवियों के लिए काव्य ईश्वर से जुड़ने और आत्मिक शांति पाने का माध्यम था।
रीति काल में काव्य प्रयोजन का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इस काल में काव्य को मनोरंजन, सौंदर्य और श्रृंगार की अभिव्यक्ति का साधन माना गया है। कवियों ने काव्य को रस और अलंकार से युक्त करके पाठक को आनंद प्रदान करने पर क्या दिया? बल दिया। आधुनिक काल में काव्य प्रयोजन की सामाजिक दृष्टि से समझा गया है। काव्य प्रयोजन को सामाजिक दृष्टि से समझा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य को लोकमंगल का साधन माना। उनके अनुसार काव्य का उद्देश्य समाज को नैतिक और भावनात्मक दिशा देना है। बाद के विचारकों ने काव्य को आत्म अभिव्यक्ति, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम माना। इस प्रकार हिंदी साहित्य में काव्य प्रयोजन समय, समाज और विचारधारा के अनुसार निरंतर विकसित होता रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि की अवधारणा और स्वरूप पर क्या कहना? प्रकाश डालना है। डालिए। ध्वनि भारतीय काव्य शास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका प्रतिपादन आचार्य आनंद वर्धन ने किया। ध्वनि का संबंध उस अर्थ से है जो शब्दों के सीधे अर्थ से आगे जाकर पाठक के मन में व्यंजित होता है। यह काव्य की सूक्ष्म और प्रभावशाली शक्ति मानी जाती है। आनंद वर्धन के अनुसार जब काव्य में व्यक्त अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण उसका निहित या सांकेतिक अर्थ होता है, तब वहां ध्वनि होती है। ध्यान समझिए फिर से। आनंद वर्धन के अनुसार जब काव्य में व्यक्त अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण उसका निहित या सांकेतिक अर्थ होता है, तब वहां ध्वनि होती है। यह व्यंजना शक्ति के माध्यम से प्रकट होती है। ध्वनि काव्य को गहराई, भावात्मकता और सौंदर्य प्रदान करती है, जिससे पाठक के मन में विशेष अनुभूति उत्पन्न होती है। अभिनव गुप्त ने ध्वनि सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ध्वनि का अंतिम उद्देश्य रस की अनुभूति कराना है। उनके अनुसार श्रेष्ठ काव्य वही है जिसमें ध्वनि के माध्यम से रस की सफल अभिव्यक्ति हो। इस प्रकार ध्वनि काव्य के बाहरी रूप से अधिक उसके आंतरिक सौंदर्य को महत्व देती है और काव्य को उच्च स्तर प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद भारतीय काव्य शास्त्र में रस की उत्पत्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार रस की अनुभूति का मूल कारण काव्य में निहित भावों की उत्पत्ति मानी जाती है। जब काव्य में किसी भाव का स्पष्ट और प्रभावशाली चित्रण होता है, तब उसी से रस उत्पन्न होता है। उत्पत्तिवाद के अनुसार अस्थायी भाव पहले से ही मानव हृदय में विद्वान होते हैं। कवि विभाग, अनुभाव और संचारी भावों के माध्यम से इन अस्थायी भावों को जागृत करता है। इसी जागरण की प्रक्रिया को रस की उत्पत्ति कहा जाता है। इस दृष्टि से रस कोई अलग तत्व नहीं बल्कि भावों का विकसित रूप है। इस सिद्धांत की विशेषता यह है कि यह रस को भावों से अलग नहीं मानता। हालांकि आलोचकों का मत है कि यह रस की सूक्ष्म अनुभूति को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाता। फिर भी उत्पत्तिवाद रस सिद्धांत को समझने की प्रारंभिक और महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है स्टूडेंट्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रस सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से समझने का क्या प्रयास किया। उनके अनुसार रस कोई रसमय अनुभूति नहीं बल्कि मानव भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। शुक्ल जी ने रस को लोक जीवन से जोड़ा। उनके मत में काव्य तभी सार्थक होता है जब वह सामान्य जन की भावनाओं और अनुभवों से संबंध स्थापित करे। उन्होंने रस को जीवन, सत्य और सामाजिक यथार्थ से जोड़कर देखा। शुक्ल जी का रस सिद्धांत आधुनिक युग के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि इसमें काव्य को समाज और जीवन से अलग नहीं किया गया। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण भारतीय काव्य शास्त्र को आधुनिक चेतना से जोड़ता है। अगला स्टूडेंट्स आपका है मुक्तिवाद। मुक्तिवाद भारतीय काव्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो काव्य की आत्मिक और दार्शनिक पक्ष को उजागर करता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना और जीवन की उच्चतम सत्यता का बोध कराना है। भक्ति और आध्यात्मिक काव्य में मुक्तिवाद का विशेष महत्व रहा है। कवियों ने ईश्वर, भक्ति और आत्मबोध को मुक्ति का मार्ग बताया। काव्य में त्याग, वैराग्य, साधुता और मोक्ष के तत्व को शामिल किया गया।
पाठक या श्रोता को भावनात्मक और मानसिक रूप से ऊंचाई प्रदान करना मुक्तिवाद का मुख्य लक्ष्य है। मुक्तिवाद केवल काव्य के सौंदर्य तक सीमित नहीं, यह काव्य को जीवन दर्शन और उच्च उद्देश्य से जोड़ता है। आधुनिक आलोचना में भी इसे काव्य की नैतिक और दार्शनिक उपयोगिता के रूप में देखा गया। इस दृष्टि से मुक्तिवाद काव्य के आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्य को क्या करता है, स्पष्ट। अब देखते हैं अलंकार का महत्व क्या है। अलंकार भारतीय काव्यशास्त्र का मूलभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह काव्य की भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाता है। बिना अलंकार के काव्य शुष्क मतलब सूखा और साधारण क्या होता प्रतीत होता है। अलंकार भाव, अर्थ और शब्द के संयोजन से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करता है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार काव्य को जीवंत और पाठक के हृदय में असरदार बनाते हैं। ये पाठक में रस की अनुभूति को तीव्र करते हैं। केवल अलंकार से श्रेष्ठ काव्य नहीं बनता, लेकिन काव्य की अभिव्यक्ति और प्रभाव को बढ़ाने में इसका योगदान अतुलनीय है। इसलिए काव्य शास्त्र में अलंकार का अध्ययन आवश्यक है। अलंकार के माध्यम से काव्य की संरचना और सौंदर्य का संपूर्ण विकास होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, प्रमुख मात्रिक छंदों का परिचय दीजिए। मात्रिक छंद वे छंद हैं जिनका आधार मात्राओं की संख्या होती है, न कि वर्ण। हिंदी काव्य और लोक काव्य में मात्रिक छंदों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि यह लय और संगीत का संतुलन बनाए रखते हैं। प्रमुख मात्रिक छंदों में दोहा, चौपाई, सौरठा, रोला और हरि गीतिका शामिल है। दोहा में प्रत्येक पंक्ति की मात्राएं निश्चित होती है। यह सरल तथा स्मरणीय होता है। चौपाई में 4 पंक्ति का विशेष महत्व है, जो कथा और भाव व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है। मात्रिक छंद काव्य को प्रभावपूर्ण, लयबद्ध और संगीतात्मक बनाते हैं। इसके माध्यम से काव्य की सुंदरता और भाव व्यक्ति अधिक प्रभावशाली होती है। भक्ति साहित्य और लोक काव्य में मात्रिक छंदों का प्रयोग इसे अधिक प्रिय और सहज बनाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए, आप चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ये देखिए, आपको टेलीग्राम में मिलेगा पीडीएफ, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीडीएफ में पासवर्ड लगा होगा, पासवर्ड आपको इंस्टा में मिलेगा। सो ये ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दिया हुआ, आप वहां से जा सकते हैं। या फिर मैं आपको बता दूं, प्राइमरी प्रेम 1 आप लिखोगे इंस्टा के लिए। क्या लिखोगे, सर्च करोगे प्राइमरी प्रेम 1, ठीक है, ये सर्च करोगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले स्टूडेंट्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक।